सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर हम लॉज एंड मोशन के टॉपिक्स के बारे में जानेंगे, उनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। इसके जो ओवरव्यू थे, जितने भी इसके टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं हम, उसके बारे में हमने एक ओवरव्यू जान लिया था। यानी मैंने आपको शॉर्ट में सबकी समरी दे दी थी, किसके बारे में क्या बातें हो रही हैं। जैसे पैरेलल फोर्सेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पर लीनियर मोमेंटम, और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो है उनके बारे में हमने जान लिया था। अब यहाँ पर फोर्सेस के बारे में आ जाते हैं बात करने के लिए। फोर्सेस क्या होती हैं? बेसिकली पुश एंड पुल के जो मोशन होते हैं उनको फोर्सेस कहते हैं। लेकिन ये यहीं सीमित नहीं रहता है, हम एक जनरल कॉन्सेप्ट बनाने के लिए हम इसको ले लेते हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि वेलोसिटी क्या होती है, तो वेलोसिटी तो हर जगह यूज़ हो सकती है ना। स्पेस में भी यूज़ हो सकती है, हमारे लैंड में भी हो सकती है, 2D में भी हो सकती है, 3D में भी हो सकती है। लेकिन हम एक जनरल कंसेंस के लिए ये बना के चल लेते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जो कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन को मान के चलती है। लेकिन वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत वाइड है। ऐसे ही फोर्स का कॉन्सेप्ट बहुत वाइड है, जिसको हम शॉर्ट में डेफिनेशन बनाने के तौर पर हम उसे पुश एंड पुल पर सीमित रख देते हैं। जैसे यहाँ पर आगे बातें निकल कर आती हैं कि वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, दो टाइप की होती है, एक बैलेंस फोर्स होते हैं, एक अनबैलेंस फोर्स होते हैं। इफ देयर इज अ मैनी फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी बट इज रिजल्टेंट इज जीरो, देन इट्स कॉल्ड बैलेंस फोर्स। जैसे आप हैं, आप एक जगह बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप एक बैलेंस्ड फोर्स फील कर रहे हैं। आप अगर अपना फ़ोन रखे हैं हाथ में तो ठीक है, आपके सामने जो टीवी का रिमोट रखा हुआ है ना, वो एक बैलेंस्ड फोर्स में है, क्योंकि उसका जो मास है mg वो नीचे पड़ रहा है, उसकी रिएक्शन ऊपर लग रही है, उसके अंदर एक स्टैटिक क्या है, उसके बाद स्टैटिक, माफ़ कीजिएगा थोड़ा ये अजीब से खुल गया। तो मैं आपको इसी बारे में बता रहा था कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर फोर्सेस वहाँ पर अप्लाई होते हैं, थोड़ा इग्नोर करिएगा उसको। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो जो मैं आपको बता रहा था कि उसके अंदर और क्या क्या चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। उसके अंदर क्या अप्लाई हो रहा है, उसके अंदर अप्लाई हो रहा है नीचे mg फोर्स, ऊपर रिएक्शन लग रही है उसकी, क्योंकि थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का यही कहता है। उसके बाद उस पर और क्या क्या चीज़ें अप्लाई हो रही हैं, उस पर अप्लाई हो रहा है क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये सब उसको कैंसिल आउट करती हैं और एंड में हमारा रिजल्टेंट ज़ीरो निकलता है। इसीलिए वह वो मूवमेंट नहीं दे रहा है हमको, यानी उसके अंदर कोई मोशन नहीं है। यही मान लीजिए कि उसकी जो रिएक्शन होती, मतलब उसका जो नीचे mg लग रहा होता, उसके अपोजिट में उसकी r रिएक्शन फोर्स जो ऊपर लग रहा है वो अगर हाई होता, तो आप जैसे ही रखते वैसे ही ऊपर भग जाता वो। क्यों ऐसा क्यों होता? यही चीज़ होती है कहाँ पर, मार्स पर। मार्स में बेसिकली क्या होता है, जैसे मेरा वेट अगर 60 किलो है तो वहाँ जाकर मार्स पे मेरा 1/6 हो जाएगा, यानी 10 किलो मेरा वजन वहाँ पर फील होगा। तो ऐसा करके यहाँ पर कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ मास की, तो यहाँ पर मेरा मास 60 है, 60 मेरा वेट है। अगर मैं अपॉन 10 कर दूंगा ऑन एन अप्रॉक्स, तो मेरा 6 किलो मास है। यही 6 किलो में अगर वहाँ चला जाऊँ ऊपर मून में, तो मून में मेरा मास हो जाएगा कितना, 1 किलो सिर्फ, क्योंकि अपॉन 6। तो ये सारी चीज़ें कन्वर्जन होती हैं। बैलेंस फोर्स यही होते हैं जो आपके रिएक्शन एक्शन को फॉलो ना करे। जैसे कि मान लीजिए एक कोई फोर्स है जो हैवी हो रहा है, जो कि उसका बैलेंस बिगाड़ रहा है, उसको मोशन में ला रहा है, या जो भी कर रहा है डिस्टर्बेंस फॉलो कर रहा है, रिजल्टेंट ज़ीरो नहीं है कुल मिलाकर। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, सबको पता है न्यूटन के 3 लॉ होते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो शुरुआत के दो थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है, बाकी तीसरा सबको पता है कि एक्शन इज इक्वल्स टू रिएक्शन। अब तीसरे में भी कुछ डाउट होते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, कि डाउट किसी को वैसे ना रहे कि मैंने कोई दूसरा आपको बता दिया। तो बेसिक यहाँ पर क्या फंडा निकल कर आता है कि पहला न्यूटन का लॉ क्या कहता है, पहला लॉ यही कहता है कि अगर कोई वस्तु, इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन, इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट अनटिल एंड अनलेस any external forces applied on it. For example, if a body is in motion, if you kick a ball, then it will continue to rotate or move in a direction until and unless any external force applied on it. But now you can ask, so why the ball stops? Because it's a hypothetical situation. I'm talking about if no force is applying on it. Now while the football is rolling down the street, what happens? There's a friction force, which is a resistance force acting in opposite direction from the ball. So that's also making it stop. And now there's also a gravitational pull that is exerting gravity, acceleration due to gravity, all these types of forces, air friction, air resistance,
अगर आप मान लीजिए जैसे कि आपने बॉल को किक करा, तो यहाँ पर जब आप बॉल को किक करेंगे तो एक एयर रेजिस्टेंस लगता है। जैसे आप अगर हवा में, अगर बहुत तेज़ आंधी चल रही है और आप साइकिल चला रहे हैं, तो आप इसकी दिशा में चलाएँगे साइकिल की, तो आपको हवा की तो आपको बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। आपको बिल्कुल आपकी स्पीड, आपको बहुत फ़ोर्स आपको दोबारा लगाना पड़ेगा, आपको स्पीड में ज़्यादा चलना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर आप मोशन के साथ चल रहे हैं, विंड के संग चल रहे हैं, तो आपको आसानी से हो जाएगा। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया तो आप ये समझिए, जैसे मान लीजिए आपने शिप में ट्रैवल किया, अगर नहीं किया हो तो आप थोड़ा मूवीज़ वगैरह में देखते ही होंगे आप, कि शिप हमेशा उसी डायरेक्शन में फ़्लो करती है जिस डायरेक्शन में पानी होता है, कभी भी उसके अपोज़िट नहीं जाती है, क्योंकि शिप वैसे ही बहुत ज़्यादा भारी होती है। क्या आपको लगता है टाइटैनिक वगैरह, अब तो खैर जा सकते हैं डाउनस्ट्रीम, क्योंकि अब तो मोटर आ गई हैं, जिस डायरेक्शन में जाना वहाँ जा सकते हैं। लेकिन पहले जो चप्पू वाली नाव हुआ करती थी, या जो मोशन में साथ ही फ़्लो करती थी, वो सिर्फ़ उसी डायरेक्शन में जाती थी यहाँ पर पानी बह रहा है। इसी जब मोटर के आविष्कार के बाद चीज़ें चेंज हो गई। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा था, कि जो बॉल का जो मोशन होता है वो बेसिकली इन सब चीज़ों से रुकता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, यहाँ पे ग्रेविटी अप्लाई हो रही है उस पर नीचे। उसके बाद उस पर एक एयर फ्रिक्शन लग रहा है, एयर रेजिस्टेंस लग रहा है उस पर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन। उसके अंदर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं वहाँ पर, इसकी वजह से वो रुक जाती है। और आपने भी फोर्स कुछ ज़्यादा अप्लाई नहीं करा है उस पर, तो ये सब कारण होते हैं, इनकी वजह से रुक जाती है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, बॉडीज इन मोशन। अब मैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन समझ लीजिए, इससे यही पूरा डिपेंडेंट करता है इस पर। आपके सामने मैंने कहा रिमोट रखा हुआ है, आपके सामने फ़ोन रखा हुआ है, लैपटॉप रखा हुआ है, जिस पे भी आप वीडियो चला रहे हैं, तो वो मोशन में क्यों है, वो आगे क्यों नहीं भग जा रहा? क्योंकि उसके अंदर सारे फोर्सेस रिजल्टेंट उसका ज़ीरो है, उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। अगर आप उसको धक्का लगाएंगे तो भले ही वो उड़ जाएगा, आप अपने हाथ में लेंगे तो उड़ जाएगा, क्योंकि आप उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन वहाँ जो रखा है तो सारे फोर्स उसके बैलेंस्ड है, उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर मैं मोशन की बात करूँ, अगर मैं एक ऐसी सिचुएशन बना दूँ, जो कि बनाना इम्पॉसिबल नहीं है, अगर आप बना सकते हैं उसको, बस आपको बहुत सारी साइंटिफिक टूल्स और इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। मोशन को आप रेजिस्टेंस को बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं, मिनिमाइज़ तो कर सकते हैं आप उससे, लेकिन ये तेल डाल दो, आप कुछ कर दो, तो वहाँ से उसका लुब्रिकेशन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तब जाके वो वैसा हो जाएगा। लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी हमको, लेकिन हम कर लेंगे एंड में आके। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर लेकर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो हम इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। मतलब अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। एग्जांपल्स क्या हैं, मैंने आपको सब बता ही दिए हैं वैसे। ग्लास ब्रोकन इनटू स्पीशीज, स्टोन स्ट्राइक, हाई स्पीड बुलेट मेक्स अ क्लीन होल। अब आप ये देखिए, हाँ, अब यहाँ पर भी कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपको बेसिक एग्जांपल से समझाया कि मैं बात किसकी कर रहा हूँ। थोड़ा कॉम्प्लेक्स पर आते हैं। यहाँ पर ये बेसिकली क्या कह रहा है, कि जब भी हम एक कांच विंड ग्लास में आप पत्थर मारेंगे, मार के नहीं देखिएगा, नहीं तो वो मारेगा आपको फिर बाद में। अगर आप पत्थर मारेंगे तो कांच टूट जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है फोर्स बिल्कुल एक सी पॉइंट पर अप्लाई नहीं हो रहा है कि वो पार हो जाए। जैसे बुलेट में चलाएंगे तो आप बुलेट पार हो जाएगी, लेकिन वैसे वो नहीं होगा। बहुत हाई स्पीड डालेंगे तो वो आराम से पार हो जाएगी छेद करके। लेकिन अगर आपका फोर्स अनइवन हुआ, इट मेक्स अ क्लीन होल वाइल ग्लास इज ब्रोकन। ये इसीलिए होता है। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल, आप राउंड अबाउट देखते हैं आप, चौराहा बेसिकली जहाँ पर गोल चक्कर होता है, आप बोलते हैं गोल चक्कर लेना है यहाँ पर हमको। तो अगर आप कभी बस में बैठे हैं, उसने गोल चक्कर लिया है, तो आप हल्का सा पुश बाहर को फोर्स फील करते हैं। तो वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि आपका जो चीज़ मोशन में है, अब आपकी बॉडी, अब थोड़ी यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर मैं कहूँगा कि आप मोशन में हैं लेकिन आपकी बॉडी स्थिर है, तो आपको थोड़ा लगेगा कि यार मैं क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन यही सच है। आप तो अंदर मोशन में ही है ना, आप तो भग नहीं रहे हैं साथ में, आपकी गाड़ी आगे चल रही है, आप मोशन में हैं। जैसी गाड़ी ने ब्रेक लगाया तो आप पीछे जाएँ, आपके पैर, आपकी लोअर बॉडी मोशन में मानी जाती है। जब भी आप बस में, आप कार में, जहाँ भी बैठे होते हैं, तभी ऐसा होता है, आपको आगे को झटका महसूस होता है। आप ट्रेन में बहुत ज़्यादा आपको झटका फील होता है। जब भी हर स्टेशन पे ट्रेन रुकती है, तो आपको बाहर की साइड एक, अंदर की साइड एक झटका आपको महसूस होता है, आप आगे को आते हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि आपके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। आपका जो लोअर बॉडी है वो मोशन में मानी जाती है, जो अपर बॉडी है वो रेस्ट में मानी जाती है, इसीलिए ऐसा होता है। तो ये सब एग्जाम्पल हैं, और भी हैं, बातें बताऊँगा आपको। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।